है जनादेश 2024 में रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से कमाल खान साहब है। कमाल साहब स्वागत है आपका। आसू से हमारे साथ सत्येंद्र सिंह साहब है। सत्येंद्र जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं। धीरज जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल कमाल खान साहब से। कमाल साहब 400 का दावा और 300 पहुंचने पर मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या चीज का मुश्किल तो कुछ नहीं है। 294 सीट दिख रहा है सर। देखिए अभी ये गिनती जारी है। बहुमत के लिए 272 ही चाहिए जी। हमने तो 400 पार का हमने लक्ष्य रखा था कि इस बार हम आपका 2024 के चुनाव 2000 पार करेंगे। 350 था ही है, ऊपर था हमारा सीट। तो हमने अपना मापदंड रखा था चुनाव लड़ने का। और तब भी आपका आज लगभग 300 से आप दिखा रहे हैं लीड है। अभी रिजल्ट पूरा आते थे हमको लगता है कि 300 पार कर जाएंगे। और सवाल रहा कि अभी हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, विपक्ष में नहीं आए हैं। हमारा पूर्ण बहुमत हमारा गठबंधन का है और आज का नहीं है। एनडीए हमारा पुराना गठबंधन है। साथ में अटल जी के ज़माने में हम लोग आपका एनडीए पार्टी बनी थी। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उस समय का गठबंधन है कि हम महागठबंधन और यूपीए और आपका इंडिया ऐसा नहीं। हमारा पुराना गठबंधन है, पुराने साथी हैं और मिलकर लड़े हैं और आपका एकजुट हैं। हम लोग चुनाव भी प्रचार किए थे एकजुटता के साथ। तो हमारा पूर्ण बहुमत है, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। और फिर से आने वाले दिन में जो इसका रणनीति होगा, रिजल्ट होगा, तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा था और फिर से वो 2024 में भी भारत के वो प्रधानमंत्री बनेंगे, सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और आने वाले दिन में 2029 में भी वही हमारे नेता रहेंगे। तो भाजपा ने कुछ 75 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर दी है, फिर भी बना दीजिएगा। देखिए आयु सीमा क्या की है, भाजपा का संविधान में कुछ है क्या? अच्छा 75 तो है नहीं। मोदी जी के लिए चेंज भी हो सकता है? नहीं, मोदी जी के लिए चेंज नहीं। जप्पा जी तो 79-80 साल में हमने उनको बनाया जी। तब तो सवाल रहा कि जब आपका ये है, हमने तो हरियाणा में दिया है 85 साल के हैं, लोकसभा का टिकट हमने दिया जो है जीतने वाला। और मोदी जी का तो जितना आज मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा करते हैं। केवल मोदी जी ही मेहनत कर रहे हैं, जो परिणाम सामने आए उसको देखकर तो यही लग रहा है। नहीं, मोदी जी का अपना वोट भी बहुत घट गया। 1,60,000 से महज जीत हुई है वाराणसी में। देखिए मोदी जी 24 घंटा एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। आपने देखा भी कि चुनाव में निरंतर 2 महीना तक दिन रात मेहनत और मशक्कत की। फिर जाकर साधना वही उन्होंने कन्याकुमारी में किया। और आपका सारे हमारे रहते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है, निर्माण होता है। फिर चुनाव के बाद हम फिर समीक्षा भी करेंगे कि क्या कमी रही है, कौन हमारे हारे हैं, कौन कहाँ जीते हैं। अब देखें कि हम उड़ीसा में हम 19 सीट ले गए। उड़ीसा में, आंध्र में हमारा 1 सीट नहीं था। आज चंद्रबाबू नायडू के साथ हम वहाँ भी सबसे सतर्क थे। वहाँ सरकार विधानसभा में आप उत्तर प्रदेश बचाइए जहाँ से 35-36 उड़ीसा में भी विधानसभा बनी। उड़ीसा में भी विधानसभा। तुरंत आते हैं कमाल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे। जामुमो से धीरज दुबे जी हमारे साथ हैं। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, बड़ा सवाल। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं झामुमो से। धीरज दुबे जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, सुबह आपने कहा कि कल्पना सोरेन गांडे जीत रही हैं और 25,000 वोटों से जीतेंगी। बधाई हो आपको, आपकी बात सही साबित हुई। कल्पना सोरेन ने 26,000 वोट से चुनाव जीत लिया है। मैंने भी आपको एक बात कही, मैंने कहा कि 6 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिनमें कांटे की टक्कर है। चाईबासा, खूंटी लोकसभा, गिरिडीह, दुमका, राजमहल। गिरिडीह सीट तो निकल गई, लेकिन बाकी 5 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। और मानकर चलिए कि 5 सीट आप ही के खाते में आ रहे हैं, INDIA के खाते में आ रहे हैं। लेकिन झारखंड के ये 5 सीट
केंद्र में किसकी सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी तो जो बहुमत आ रहा है उस बहुमत के हिसाब से एनडीए गठबंधन को की ओर जो है सो परिणाम इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चिंता एनडीए के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उनके जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार, जिनके मणिपुर में वो 5 विधायक तोड़ लिए थे और खुद में शामिल करा लिए थे, कई बार एनडीए को जो है सो जदयू छोड़ चुकी है, उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, टीडीपी उनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। चिराग पासवान के चाचा को मंत्री, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था और चारों सांसद के साथ बगावत हो गया था। तो अब ये देखना है कि लोजपा भी बीजेपी के साथ रहती है कि नहीं रहती है। तो ये सवाल अब एनडीए के साथ बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेता है, आला कमान है, वो अपना रणनीति पे काम कर रहे होंगे। हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में बस यही बोलेंगे कि ये जो चुनाव के परिणाम आए अभिषेक जी, वो कथनी और करनी में फर्क में आया। जैसे कि आपने इनसे सवाल किया कि 400 पार के आपने नारे दिए थे, लक्ष्य आपने कहा क्यों नहीं पूरा किया, सिर्फ मोदी ही लगे रहे, बाकी लोग नहीं लगे। तो इस तरह से उसमें गोल मटोल जवाब दिए और संतोषजनक जवाब नहीं दिए। ये तो बोले कि इस तरह का हम लोग लक्ष्य तय करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ कुछ मुद्दों पर अभिषेक जी देश की जनता ने नब्ज को पकड़ा। वो मुद्दे थे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप अपोजिशन पार्टी पर तो छापे मार रहे हैं, उनको जेल में आप डाल रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी जिसको आप आरोप लगाते हैं वो आप में शामिल हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनता इस दोहरा रवैये और दोहरे कार्रवाई को बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए थी। दूसरा, ये परिवारवाद का बहुत बड़ा अभिषेक जी आरोप लगाते हैं, लेकिन परिवारवाद से ये कहीं पीछे नहीं हटे। मैं बता दूं कि जो 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें उत्तर प्रदेश में इन्होंने आरएलडी पार्टी से गठबंधन किया, चौधरी परिवार से आते हैं। निषाद पार्टी से किया, निषाद परिवार का। अपना दल पटेल परिवार का, एनसीपी पवार परिवार का। टीडीपी से किया, नायडू परिवार का। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास पासवान परिवार का। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पूरा मांझी परिवार में भरा हुआ है, पिताजी भी और बेटा भी और पता नहीं कौन कौन है। देवगौड़ा परिवार से जनता दल एस से इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। और मेघालय में नेशनल पीपुल पार्टी से संगमा परिवार से इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एक और है, शिव भाजपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो ये पार्टियां थी जो परिवारवाद में घिरी हुई हैं या परिवारवाद का आरोप पर इनके साथ गठबंधन किए हुए हैं। कई पार्टी के नेताओं के पुत्र को इन्होंने टिकट दिया, पुत्रियों को टिकट दिया। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को, प्रेम सिंह धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को, बीएस येदियुरप्पा की बेटी, बहुत सारे नाम है, लंबा है। अभिषेक जी, उसको हम जाएंगे तो शायद आप भी बोर होंगे और सुनने वाले हमारे जो दर्शक हैं उनको भी लगेगा उनके पास भी ये लिस्ट है। तो जब कथनी करनी में अंतर होने लगता है और मुद्दे गौन हो जाते हैं चुनाव में, झारखंड आप आ रहे हैं, झारखंड के मुद्दों पे बात होना चाहिए था कि हाँ हम 10 साल में ये किए, झारखंड को ये दिया, झारखंड का जीएसटी का पैसा दे दिया, डीबीसी पैसा काट रही है तो हम सहयोग करेंगे, हम 8 लाख पीएम आवास का पैसा दे देंगे। लेकिन ये उद्योग धंधा लगाएंगे जो आपने हमको 12-12 सांसद दिया। इन मुद्दों को गौन कर दिया गया। मुद्दा कहाँ लटक गए? मंदिर, मस्जिद, मुसलमानों में आरक्षण बांट दिया जाएगा। ये सब बातें सुनते सुनते जनता का कान पक गया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 14 में भी यही मुद्दे, 24 में भी यही मुद्दे। तो जनता को अब चाहिए थी कि अब दूरदृष्टि से कम सरकार चले और उसके आधार पर आप देखिए, सिर्फ ये 5 सीटें नहीं है अभिषेक जी। हमारे लिए खुशी की बात है कि बाकी जो 8 + 1 9 सीट जो बीजेपी गठबंधन के पास जा रही है, उनका मार्जिन देखा जाए अभिषेक जी, तो कहां 2019 में ये 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख मार्जिन से जीते हुए थे, आज इनको महज 50,000 से 1 लाख के बीच में सिमट गए हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में जनता इंडिया गठबंधन को वोट दी है और रुझान जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जिस तरह से इन्होंने तानाशाही करके यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता विहीन, चेहरा विहीन करने का प्रयास किया, पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, परिवार तोड़ने का कोशिश किया, इसमें जनता में एक गलत संदेश गया। जनता ने परिणाम जो है आज आंखों के सामने दे दिया। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो हुआ उसको लेकर जनता ने ये परिणाम दिया है। परिणाम अभी क्या आता है झारखंड से छन कर ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन करीब करीब तस्वीर साफ हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। हजारीबाग से मनीष जायसवाल ने अजय बढ़त बना ली है। औपचारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल की जीत सुनिश्चित हो गई है। बस औपचारिक घोषणा थोड़ी ही देर में आ जाएगी हमारे सामने। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने जीत हासिल की। हालांकि एक दुखद घटना भी हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया है, जो जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन बड़ी जीत है मनीष जायसवाल की। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल ने जीत हासिल की है।
वहीं बात अगर चतरा से करें तो बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने भी जीत दर्ज कर ली है। थोड़ी ही देर में सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे, औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, जीत के आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कितने वोट से जीत हासिल की है। के एन त्रिपाठी INDIA के उम्मीदवार कांग्रेस के कद्दावर नेता के एन त्रिपाठी को शिकस्त दी है कालीचरण सिंह ने। वहीं बात करें, जब नाम कालीचरण का आ रहा तो एक कालीचरण और हैं, कालीचरण मुंडा। खूंटी से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने INDIA की जीत दर्ज कर दी है। औपचारिक घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी है। झारखंड का जाना पहचाना नाम, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को हराकर कालीचरण मुंडा ने जीत हासिल की है। थोड़ी ही देर में औपचारिक घोषणा सामने आ जाएगी। कालीचरण मुंडा की जीत 1445 वोट से महज हारे थे पिछला चुनाव खूंटी में, और इस बार जनता ने दोबारा विश्वास जताया, दिल खोलकर विश्वास जताया। 1 लाख से ऊपर वोट से जीत बताई जा रही है। थोड़ी ही देर में आंकड़े जारी हो जाएंगे। कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी की जीत तय है। अजय बढ़त बनाई हुई है अन्नपूर्णा देवी ने। औपचारिक घोषणा थोड़ी देर में आ जाएगी। करीब करीब सभी राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है और अन्नपूर्णा देवी की जीत भी बड़ी जीत है। माले भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह से सामना था। INDIA से विनोद सिंह उतरे थे। महेंद्र सिंह के सुपुत्र विनोद सिंह जमीनी पकड़ बताते हैं, धरातल पर पकड़ बताते हैं, लेकिन परास्त हुए अन्नपूर्णा से। लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत की जीत सुनिश्चित। महज 10,000 वोट से हारे थे सुखदेव भगत। 2019 का चुनाव सुदर्शन भगत से महज 10,000 वोट से सुखदेव भगत ने शिकस्त खाई थी, और इस बार सुखदेव भगत ने वापसी की है। जनता ने स्वीकारा है, जबकि मुकाबला त्रिकोणीय था। चमरा लिंडा गठबंधन के ही साथी झामुमो से चमरा लिंडा भी उतर गए थे, लेकिन लगता है चमरा लिंडा को उतारना किसी रणनीति के तहत था, क्योंकि चमरा लिंडा को उतरने से सबसे ज्यादा फायदा सुखदेव भगत को होता दिखाई दिया है, और चमरा लिंडा भी कहीं से नुकसान में नहीं है, केवल पार्टी से निलंबित है। जमशेदपुर की बात करें तो एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने जीत हासिल कर ली है। औपचारिक घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। विद्युत वरण महतो वो शख्स है जिन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव हराया था। विद्युत वरण महतो चर्चित नाम, और जमशेदपुर सीट पर झामुमो ने सबसे देर से प्रत्याशी दिया। प्रत्याशियों की छटनी चलती रही और सबसे अंत में समीर मोहंती का नाम मिला जमशेदपुर से लड़ने के लिए। तमाम प्रत्याशियों की झलक हमने आपको दिखाई, अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कौन बढ़त में है, किन की जीत करीब करीब सुनिश्चित हो गई है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कमाल खान साहब है। कमाल साहब, अभी अभी आपने JMM के प्रत्याशी को सुना, माफ कीजिएगा, JMM के प्रवक्ता को सुना। धीरज दुबे कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई रही, कहीं ना कहीं जनता को वो नागवार गुजरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना ये साफ करता है कि, और उसके बाद चुनाव का ये परिणाम आना साफ करता है कि जनता झामुमो के साथ है, INDIA के साथ है। कमाल साहब, ये बात रहती तो हम 14 लोकसभा हार जाते। ऐसा है, कोई आपका अच्छा काम करके जेल में गए हैं क्या? अरे भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। किसी का भी जांच कर लीजिए। आप सरकार में हैं, सरकारी अधिकारी हो या सरकार के मंत्री हो या कुछ हैं। हमारे भी तो लोग सरकार में थे। 3 मुख्यमंत्री, माननीय बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, रघुवर दास जी थे, उनके मंत्रिमंडल के लोग थे। कोई भी माई के लाल में यह हिम्मत नहीं है कि कह सके कि मुख्यमंत्री या मंत्री के आपके भ्रष्टाचार का आरोप है। हमारे गठबंधन के थे, हमारे मित्र बैठे हैं, ये आंसू के सुदेश महतो थे,
चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे, शुरू से हमारे गठबंधन में। तो ये भ्रष्टाचार भी करे और जेल भी जाए और उस पर भी पीठ थपथपाए कि मैंने अच्छा काम करके हम जेल गए हैं। कोई महात्मा गांधी के तरह नमक सत्याग्रह करके तो नहीं गए, जेल गए। 1 मिनट बने रहिएगा कलाम साहब। कमाल साहब, सीधी एक जानकारी आ रही है हजारीबाग से प्रत्याशी मनीष जायसवाल के साथ है हमारे सहयोगी राजेश। क्या कहेंगे, थोड़ा परिस्थिति थोड़ी विपरीत थी? नहीं, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत नहीं थी। लोगों ने माहौल बनाने का कोशिश किया था, लेकिन जिनका जनाधार नहीं हो, जो पहले से उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, वैसे लोग एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहाँ की जनता सब समझती थी और एक प्रचंड बहुमत जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सबसे पहले उनका बहुत आभार इस बहुमत के लिए और इस जीत के लिए। और मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना भी चाहूँगा कि उनका ये बेटा इस जीत का जो कर्ज है वो सूद के साथ उनको लौटाएगा। आप तो विधायक है, विधायक के रूप में भी काम किया है, इस बार आपको ये मौका मिला, पार्टी ने विश्वास किया। लेकिन जो आपके विरोधी थे वो भी आपके अपने ही थे, कैसा रहा ये कॉन्टेस्ट, कैसा रहा? देखिए, एकदम अपने नहीं थे। दूसरे का बेटा को हम लोगों ने गोद लिया था, फिर वो तीसरे के पास चला गया। और आपको देखने का ये है कि भाई 2 विधायक लड़ रहे थे। एक बड़े मार्जिन से अपने क्षेत्र से जीता होगा, हमको पूरा उम्मीद है कि मार्जिन बड़ा ही होगा, 50,000 60,000 ज़्यादा का होगा। और एक उतना ही बड़े मार्जिन से अपने क्षेत्र से हारा भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने भी, हम कुछ भी कर ले, लेकिन जनता अपने तरीके से सोचती है, अपने तरीके से चीज़ों पर नहीं। जीत का जो मार्जिन है आपने जो दर्ज किया है, एक विषय है कि हजारीबाग बीजेपी का गढ़ रहा है, दूसरा है कि क्या और भी कोई फैक्टर्स काम किए जो आपको इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए? देखिए, हजारीबाग जो है हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और इस बार यहाँ पर ये मोदी जी के साथ भी है। तो मोदी जी के साथ रहने के चलते इतने बड़े मार्जिन से साथ है कुंटू बाबू है, रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। आपकी जीत में इनका कितना योगदान है रामगढ़ की जनता? मैं तो सबसे पहले पूरे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के जनता को धन्यवाद दूंगा, जो आपने इतने बड़े मार्जिन से आदरणीय मनीष जी को जिताने का काम किया। मोदी जी के पक्ष में जो हवा चल रही थी उस अनुरूप आपने काम किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मनीष जी पिछले प्रत्याशी से ज़्यादा मार्जिन से इस सीट को जीत रहे हैं। आप बताइए, बहुत मेहनत करनी पड़ी क्या जीत दिलाने? नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, बहुत आसानी से हम लोग जीत हासिल किए और करीब 4 लाख से हम लोग वोट से जीतेंगे। अच्छा, आसानी से ये कह रहे जीत दर्ज कर लिए, लेकिन दूसरी जगहों की अगर पर नजर डाले तो लगता है कि बहुत मेहनत से जीती हुई है। कोई मेहनत नहीं है। जिस दिन मनीष जी को टिकट मिल गया था, हम लोग तय कर लिए थे कि हम लोग 4 लाख से जीतेंगे और अब देखेंगे कि करीब हम 4 लाख के करीब। बहुत आभार कि दूसरी मर्तबा विश्वास व्यक्त किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके बिना थके काम काम विकास विकास विकास, और हम सब गिलहरी हैं और उसी और प्रयास करते हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे बाद का काल हो। हम सब लगातार कार्यकर्ता समाज में देश और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। अब तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। कैसा देव पुरुष जो अपने में एक विजन है, मोदी अपने में एक डेवलपमेंट है, और मोदी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे हम अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकते हैं, आगे ला सकते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि कल से ही झारखंड की यह सरकार, जिसके सभी हाथ पैर भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और अब विधानसभा के जब चुनाव होंगे, हम सब कार्यकर्ता, क्योंकि इस राज्य से मुक्ति चाहिए, जिन्होंने युवाओं को छला
किसानों को छला, झारखंड की बेटियों के साथ छलावा किया, हर कोई परेशान है। तो अब तो एक हम लोग के सामने एक बड़ा होमवर्क है, किसी जंगल राज से मुक्ति। हमारे 2 माननीय विधायक हैं, हम सब कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम और देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। एक जिम्मेदारी फिर रांची की जनता ने दिया, उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास नहीं करूंगा। हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और संकल्प लेते हैं उसको पूरा करें। तो जिम्मेदारी एक बार फिर संजय सेठ को रांची की जनता ने दी है। वहीं मनीष जायसवाल को आपने सुना, मनीष जायसवाल को भी 2 विधायकों की टक्कर में मनीष जायसवाल को जनता ने चुना। जेपी पटेल भी भाजपा से ही थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने नकार दिया। आजसू से सत्येंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, हालांकि गिरिडीह सीट एक बार फिर आजसू के खाते में आ गई है, चंद्र प्रकाश चौधरी के खाते में आ गई है। नया फिगर निकला गिरिडीह में, त्रिकोणीय मुकाबला जो मीडिया कह रही थी, सब लोग दोहरा रहे थे, सब लोग नकार रहे थे कि जयराम कोई फैक्टर साबित नहीं होगा। 3 लाख से ज्यादा वोट लाए हैं जयराम ने। रांची में जयराम की पार्टी देवेंद्र महतो ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अगर गिरिडीह सीट से 3 लाख से ज्यादा वोट जयराम लाते हैं तो ये सारे वोट किसके कटते हैं सत्येंद्र जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 140 करोड़ जनता को बधाई और शुभकामना देता हूं कि जो भी जनादेश जिस दल को भी दिए वो सराहनीय है। और खास करके गिरिडीह जो एक सीट मिला था आजसू के कोटा में, हमने वहां जीत सुनिश्चित करके बता दिया कि हम 100% अपने जीत की ओर अग्रसर हैं। और मार्जिन सवाल है, मार्जिन कोई माने नहीं रखता है, जीत जीत होती है। और हमने अच्छा जीत दर्ज किया। कितना हूँ लड़ाई है, कितना हूँ किसी से लड़ाई हो, कोई लड़ाई नहीं रही, एक तरफा जीत हुआ, कभी पीछे हुआ ही नहीं जब से काउंटिंग चालू है। तो मेरी तो जीत सुनिश्चित है और बहुत अच्छा जीत मानते हैं इसको। चलिए, जीत सुनिश्चित है, बहुत अच्छी जीत मानते हैं, लेकिन जयराम पे आप नहीं बोल रहे हैं। 3 लाख वोट किसके ले गए जयराम? इलेक्शन है, लोग लड़ेंगे, अपना अपना मुद्दा ला करके वोट लाएंगे। तो उतने मुद्दे भी तो छोड़े साहब, अगर आप सिटिंग सांसद हैं तो आपने उतने मुद्दे छोड़े गिरिडीह की जनता के लिए। जयराम ने जिस दिन नामांकन किया उस दिन उनकी गिरफ्तारी पर इतना नाटकीय अंदाज हो गया कि नामांकन से वो पूरे देश में वो नामांकन चर्चित हो गया। पहले गिरफ्तार किया गया, फिर गायब हो गए सभा से, उसके बाद फिर स्टे लग गया, फिर चुनाव के प्रचार में उतरे, कई चीजें एक साथ घटित हुई। यही एक बड़ा कारण रहा कि जनता ने स्वीकार लिया कि जयराम को एक ऐसा फैक्टर है, जयराम महतो, जो गिरिडीह की जनता को प्रभावित कर सकते हैं, और प्रभावित कर डाला उन्होंने। देखिए, जहां तक जयराम की बात है, जयराम से आजसू पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। जयराम को गिरफ्तार कौन किया आप बताइए? जो वर्तमान में सरकार है, जिसकी सरकार है। मैं इसमें ऑब्जेक्शन करता हूं, सरकारें काम नहीं करती हैं। जब इलेक्शन जिसकी सरकार है, जो जब आचार संहिता लगता है तो इलेक्शन कमीशन काम करता है, चुनाव आयुक्त काम जिनको करते हैं। उनसे जयराम को डर था, जयराम पर जो आप ये आरोप लगा रहे जयराम को हैं, अरेस्ट झारखंड किया मुक्ति गया। मोर्चा को क्या उनसे दुश्मनी, आप ही बता दीजिए। लेकिन सर, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तो निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाता है, और निर्वाचन आयोग पर जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है, कल निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि जैसे ईडी केंद्र की कठपुतली है, जैसे सीबीआई केंद्र की कठपुतली है, वैसे ही निर्वाचन आयोग भी केंद्र की कठपुतली है। आरोप लग रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में तब तो ये तो फिर भाजपा की कार्रवाई रही। कठपुतली कोई नहीं है, आज निष्पक्ष चुनाव है। कल तक इसी चुनाव आयुक्त को लोग बोलते थे कि बिका हुआ है, खरीदा हुआ है, क्या बोलते हैं, ईवीएम का सेटिंग किया हुआ है। आज लोग बोलते हैं कि अब मशीन ठीक है, अब मशीन ठीक हो गया। चलिए धीरज जी, ये सवाल तो आपसे है। धीरज जी, अब मशीन ठीक नजर आ रही है ईवीएम की आप लोगों को? मैं तो चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से, मेरा कोई भी एक डिबेट निकाल कर दिखा दीजिए, या मैंने कहीं वक्तव्य में बोला हो कि ईवीएम सेट है, या ईवीएम को मैंने सवाल के घेरे में लाया हो, कभी नहीं। लेकिन विपक्ष वार करता रहा। बीइंग ए स्पोक्सपर्सन ऑफ पार्टी, आई नेवर चैलेंज द ईवीएम। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया है। और दूसरी चीज है कि ठीक होने और नहीं होने का सवाल जो करते होंगे, ईवीएम पे सवाल उठाते होंगे, उनसे पूछा जाए। जब मैं सवाल ही नहीं उठाता तो मैं इसका जवाब क्यों दूं? और आपने उठाते, आपकी पार्टी को तो सपोर्ट कीजिएगा ना। सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हमारी भी एक अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है।
तो आप ये मानते हैं कि ईवीएम ठीक काम करता है? ईवीएम में कहीं कोई खराबी नहीं? ईवीएम पर सवाल उठाना चुनाव आयोग पर, इससे भारतीय जनता पार्टी से पूछिए 2009 में ईवीएम पर सवाल उठाई थी कि नहीं उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता है, ये बतावें कि उस समय सवाल क्यों उठाए थे? तो उससे पहले भी 1995-96 में भी संदेह, और मैंने कल आपके इसी डिबेट में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई मिलकर चुनेंगे। तो उस फैसले को क्यों बदला केंद्र की सरकार ने? धीरज जी, एक मिनट आपको रोकना चाह रहे हैं। रुझान आने के बाद जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं आपको एक बार। तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का पराजय, भाजपा किसी भी दलील से बच नहीं सकती। वाराणसी की प्रबुद्ध जनता ने अपने सांसद को हराने का काम किया। यदि वाराणसी में प्रशासन नहीं रहता, यदि भाजपा वहां चुनाव जीतती, तो उसके अगल बगल के सभी सीटें सपा ने जीतने का काम। सुप्रियो भट्टाचार्य को आपने सुना, पता नहीं बोल रहे हैं वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को हराने का काम किया। एक बार रुक करते हैं कमाल खान साहब का। कमाल साहब, जेएमएम कह रही है वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को हराने का काम किया है, और ये जो मैंडेट आ रहे हैं, ये जो तमाम तरीके के रुझान आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हार रही है। ये आरोप उनका निराधार है, बेबुनियाद है। अब हर तरह का आरोप लगाएंगे, ये मैं इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करना। अगर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, एनडीए पूरा एकजुट होकर लड़ी है, अगर हमारी फिर से तीसरी बार, ये दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार एनडीए गठबंधन पूर्व बहुमत से ऊपर नहीं जाता, पूर्व बहुमत से नीचे आता, तब हम आपका मान सकते थे कि हाँ हमारी हार हुई। हार कहाँ हुई है? हम तो पूर्ण बहुमत से आपका ऊपर गए हैं। हमको 272 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और 294 सीट के करीब 94 और बढ़ेगा। आपका पूरा रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे 300 से ऊपर पार करेंगे हम तो। चलिए, 300 के आंकड़े को पार करने का दावा कर रहे हैं कमाल खान साहब। निश्चित तौर पर आसू भी कह रही है, आसू से भी सतेंद्र सिंह ने बोला कि जीत से संतुष्ट है, धीरज दुबे भी जीत से संतुष्ट है, झामुमो भी जीत से संतुष्ट है। भला इससे बेहतर जनादेश क्या होगा कि हर राजनीतिक पार्टी संतुष्ट है। ना भाजपा को कोई शिकायत है, ना झामुमो को कोई शिकायत है, ना आसू को कोई शिकायत है, ना कांग्रेस को कोई शिकायत है। जनता ने सबके बीच बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। अब आप लोग निर्णय करते रहिए साहब कि केंद्र में सरकार किसकी बनाइएगा, प्रधानमंत्री पद पर किसे लाइएगा, संविधान कौन बचाएगा, संविधान कौन मिटाएगा, ये अब देखने की बारी है। हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से धीरज दुबे जी थे। धीरज जी धन्यवाद आपका। आसू से सतेंद्र सिंह साहब थे। सतेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से कमाल खान साहब थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। काफी आज का दिन जो है बहुत कसा भला दिन रहता है। आज का हमेशा तनाव रहता है दिमाग में, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने राजनीतिक दल के प्रति समर्पित हैं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेताओं के प्रति समर्पित हैं। ऐसे में भी मीडिया को वक्त देना, दर्शकों के लिए सच्चाई निकाल कर लाना, पार्टी की तरफ से बात करना बहुत बड़ी बात है। आप तीनों अतिथियों का धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।